नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों आज की इस क्लास में हम जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के भी क्वेश्चन इसमें होंगे। तो ये जो 20 प्रश्न करेंगे ये दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इस टेस्ट को ज़रूर दें, और जो क्वेश्चंस आपसे ना बने उससे आप नोट ज़रूर करें दोस्तों, ताकि अगले किसी सेट में अगर वो क्वेश्चंस मिले तो आप वहाँ पर सही कर पाएँ। तो आप यहाँ पर नोट करते रहेंगे और जो क्वेश्चंस आप सही करेंगे लास्ट में कमेंट कर कर जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपने इस आज की इस टेस्ट में सही किया। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है तो इसका पुराना नाम बताएंगे। पहले इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क या हैली राष्ट्रीय उद्यान। हैली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले इसका पुराना नाम था। और पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रख लेंगे जिम कॉर्बेट या हैली, जो भी नाम दे। तो ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना पूछे या पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दोनों में से कोई है। दोनों एक ही है, इनका नाम है। पहले नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन अब नाम हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भी बदल कर इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा। याद रख लेंगे रामगंगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सबसे पहले इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट किया गया, अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहला पूछे या सबसे पुराना पूछे, इसी को आपको लगाना है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी पुष्टि के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। तो विडाल टेस्ट जो किया जाता है वह किसका पता लगाने के लिए, किसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, बताएंगे। तो टाइफाइड की जांच के लिए दोस्तों यहाँ पर विडाल टेस्ट किया जाता है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा। टाइफाइड की जांच के लिए किसका टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। इसको याद रखेंगे। तो एक आप यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे एड्स। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एलिसा टेस्ट ये एड्स के लिए जांच होता है। एड्स की जांच के लिए यहाँ पर एलिसा टेस्ट ये किया जाता है। और विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। देखिए अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? बताएंगे 12वीं अनुसूची जो है उसमें कुल कितने विषय हैं। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। अब हमसे पूछा है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो याद रख लेंगे दोस्तों 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ये वाला करेक्ट आंसर होगा। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी संविधान में? तो याद रखेंगे 74वें संविधान संशोधन 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखिए अगर हमसे 11वीं अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। याद रखेंगे। देखिए 2 और 9 है ना, इन 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इससे आप रिलेट कर लेंगे। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो ये 74वां संविधान संशोधन था 12वीं के लिए, और 11वीं 73वां संविधान संशोधन था 1993 में। तो ये 73वां संविधान संशोधन था और 12वीं का 74वां संविधान संशोधन था। तो इसको आप याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो ये पंचायत से संबंधित थी। 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित थी। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है?
जब अपसौर होता है या उपसौर होता है। तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य के जो मध्य सबसे अधिक दूरी कब होती है? जब अपसौर होता है। अपसौर में क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, और उपसूर्य में क्या होता है? उपसौर में सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है। तो दूर की स्थिति जब होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं, और उपसौर नज़दीक वाली स्थिति होती है जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये घटनाएं कब होती हैं? तो याद रख लेंगे, जो अपसौर की स्थिति होती है यानी दूर वाली स्थिति होती है वह 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को अपसौर होती है, 4 जुलाई को। और जो नज़दीक वाली उपसौर की स्थिति होती है यह 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। तो याद रखेंगे 3 जनवरी को ये वाली होती है। 3 जनवरी को उपसौर होती है, 4 जुलाई को अपसौर होती है। और अपसौर में सूर्य पृथ्वी से दूर होता है और उपसौर में पृथ्वी के नज़दीक। अब देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हमें क्या होता है? अप और उपसौर नज़दीक कब होता है? 3 जनवरी को। लेकिन 3 जनवरी को उस समय कौन सा मौसम होता है दोस्तों? उस समय ठंड का मौसम होता है। तो हम इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता तो हम कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, जब सूर्य नज़दीक होता है तो उस समय तो गर्मी होनी चाहिए, पर उस समय होता है 3 जनवरी का ठंड का मौसम। इसलिए हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये सूर्य उस समय क्या होगा? दूर होगा पृथ्वी से, यानी उस समय अपसौर की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा गलत होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उल्टा होता है। उस समय सूर्य ठंडी के समय होता है 3 जनवरी को, लेकिन सूर्य क्या होते हैं? पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। देखिए, अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कौन सा लौह इस्पात केंद्र स्थापित नहीं हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ था इस्पात केंद्र? बताएंगे। तो बोकारो दोस्तों ये स्थापित नहीं हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। दुर्गापुर हुआ था, भिलाई हुआ था, राउरकेला, ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे। लेकिन बोकारो दोस्तों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में स्थापित हुआ था। बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में स्थापित हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। मॉडल कौन सा था? किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रख लेंगे, महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस। तो यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं बोल दे रहा हूँ दोस्तों कि महालनोबिस मॉडल पर क्या हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना इस पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर। कब से कब तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना? 1956 से 1961 तक। और किस पर इसमें जोर दिया? तो उद्योगों या औद्योगिकरण पर इसमें जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसके तहत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात केंद्र स्थापित किए गए थे। लेकिन बोकारो जो स्थापित हुआ था वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। अब पहली पंचवर्षीय योजना का अगर मॉडल पूछे किस मॉडल पर आधारित था, तो हैराल्ड डोमर मॉडल ये पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। तो इस सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। देखिए, अगला प्रश्न है, तो आप सारी चीज़ों को बस सुनते चलिए, धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में होती जाएंगी, यानी सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बताएं। जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। देखिए, अब यहाँ पर जजिया कर सबसे पहले किसने यहाँ पर लाया था? तो भारत में जजिया कर जो लगाया सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने शुरुआत की थी जजिया कर की। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत, ये हिंदुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की थी जजिया कर की। लेकिन देखिए, जब पूछा जाए किस मुस्लिम शासक ने शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। अब पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगा दिया? इसने जब शुरुआत किया था तो महिला, बच्चा, बूढ़ों, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था।
लेकिन फिरोज शाह जब तुगलक आया, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जब आया तो इसने दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अब इसके बाद दोस्तों आता है अकबर। अकबर ने अब जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो अकबर ने जब समाप्त कर दिया तो उसके बाद आ गया इसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब ने फिर से क्या कर दिया, जजिया कर को स्टार्ट कर दिया, यानी शुरू कर दिया फिर से औरंगजेब ने। अब औरंगजेब के बाद दोस्तों आता है यहाँ पर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसे रंगीला शासक भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह या रंगीला शासक। तो उसने क्या किया, उसने दोस्तों यहाँ पर जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। किसने, मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर बहमन शाह लिखा है, इसे हम कर लेंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसे रंगीला शासक भी कहा जाता है, तो इसने पूरी तरह से क्या कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो मोहम्मद शाह क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। मोहम्मद शाह ने पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो देखिए किस तरीके से ये चला था। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगा दिया, अकबर ने इसे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से जजिया कर की शुरुआत कर दी। और मोहम्मद शाह आया जिसे रंगीला शासक कहा जाता है, इसने पूरी तरह से जजिया को समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से ये जजिया कर लगाया गया था। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, बताएंगे। दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों दालों का उत्पादन होता है और राजस्थान राज्य में होता है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन, चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में। गेहूं का भी सबसे अधिक यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है। और चाय का कहाँ होता है, असम में होता है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताएंगे। चट्टानों का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। सी वाला करेक्ट आंसर होगा पेट्रोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, पक्षी विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन याद रखेंगे, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। कैसे याद रखेंगे, देखिए ऑर्निथो इसमें हमें किसका साउंड आ रहा है, ऑर्निथो यानी उड़ने का साउंड आ रहा है। पक्षियाँ क्या करती, उड़ती हैं। तो ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन याद रखेंगे। ऐसे बायोलॉजी जीवों का अध्ययन, ये बायोलॉजी के अंतर्गत होता है, ये आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखें। देखिए कोशिका की खोज किसने की थी, बताइए कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य। तटरेखा का मतलब समझते हैं दोस्तों, जो जैसे समुद्र है, ये जो समुद्र हैं इनसे जो भारत का तट लगता है, जैसे देखिए इस तरीके से हमारा जो साउथ वाला पार्ट है भारत का। अब देखिए इधर सब क्या है, समुद्र हैं। तो ये जो हमारा ये जो बन रहा है तट, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो राज्य लगते हैं उन्हें कहते हैं तटरेखा वाले राज्य। तो यही हमसे पूछा है सबसे छोटा तटरेखा किस राज्य का है, तो गोवा का दोस्तों सबसे छोटा तटरेखा लगता है। गोवा का कितना लगता है ये भी पूछ लिया जाता है, तो 101 किमी का तटरेखा यहाँ पर गोवा का लगता है। तो याद रखेंगे 101 किमी। और सबसे अधिक पूछे किसका तटरेखा राज्य लगता है, तो सबसे अधिक तटरेखा बड़ा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात का तटरेखा सबसे बड़ा है। याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार बताएंगे। तो 19 यहाँ पर
23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई भी शोषण नहीं करेगा, इसके प्रति हमें अधिकार प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। 19 से 22 में ये दोस्तों हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। 19-22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर 19, 20, 21, 22 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 14 से 18 में क्या है? इसमें समानता है। देखेंगे अनुच्छेद 14, 15, 16 ये सब समानता की बात करता है, तो समानता का अधिकार हमें 14 से 18 तक प्राप्त है। 25 से 30 तक देखेंगे तो यहाँ पर 30 तक नहीं है, 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये दोस्तों जो हम उसके साथ अलग क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम साथ में यहाँ पर देखते चल रहे हैं। तो आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताएंगे। आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो आकार के अनुसार पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पहला हो जाएगा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार। लेकिन दूसरा पूछा है तो दूसरा क्या है? शनि। दूसरा शनि है, तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, याद रखेंगे। चलिए बताएंगे, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में होता है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है खानवा का युद्ध 1527 में। और 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि हमने कल किया था, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। अगला प्रश्न देखें। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? बताइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ए वाला करेक्ट आंसर होगा 1893 में। और 1915 में वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो ए वाला करेक्ट आंसर होगा 1893। निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? बताएंगे। सार्क में कितने सदस्य हैं? तो याद रखेंगे, सार्क में सदस्यों की संख्या 8 है। काठमांडू नेपाल इसका क्या है? मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। टोटल कितने सदस्य देश हैं सार्क के? 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लेकिन कजाकिस्तान नहीं है, इसको हम काट देंगे, ये नहीं है। देखिए, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और नेपाल हो गया, और यहाँ पर देखिए भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, ये दोस्तों इसके सदस्य देश हैं। याद रखेंगे, टोटल 8 सदस्य देश हैं। काठमांडू नेपाल में मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस तो हर साल दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? बताएंगे। तो 1 जनवरी कितना? 2015 में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, याद रखेंगे। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जिलों वाला राज्य बताएंगे। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। पिन कोड कब प्रारंभ हुई? पिन कोड कब प्रारंभ हुआ? बताएंगे। पिन कोड कब प्रारंभ हुआ था? तो पिन कोड का प्रारंभ दोस्तों 15 अगस्त 1972 में पिन कोड प्रारंभ होता है। तो ये 1872 नहीं, इसको 1972 कर लेंगे। तो 1972 में 15 अगस्त 1972 में पिन कोड की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। जो पिन कोड नंबर होता है उसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी? बताएंगे।
सबसे पहली भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है दूसरे नंबर पर? तो वह बंगाली है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए 20 क्वेश्चंस। तो क्लास कैसी आपको लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।